लगता है कि कोई भी केस शायद अनसुलझा न रहे और इसीलिए कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट क्राइम नहीं होता। वो इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं पुलिस उस तक पहुंच जाती है। आज की कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक बेहतरीन कहानी है। कहानी मुंबई की है। बात 2 दिसंबर 2019 की है, मतलब जस्ट कोरोना शुरू होने से पहले। कोरोना ने दस्तक दिसंबर में दी थी चीन में, उसके बाद दुनिया में फैली। तो ये 2 दिसंबर 2019 की बात है। मुंबई में माहिम बीच पर सुबह सुबह लोग टहल रहे थे। अमूमन मुंबई में जो बीच के किनारे लोग रहते हैं, वॉक करने आते हैं, जॉगिंग करते हैं, टहलते हैं अपने हेल्थ के ख्याल रखने के लिए। और खूबसूरत बीच भी है माहिम का। तो लोग टहल रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक समंदर की लहरें जब किनारे की तरफ आती हैं तो एक बार में एक लहर अपने साथ एक सूटकेस लेकर आई। लहरें तेज थी। लहरों की थपेड़ ने सूटकेस को पानी से बाहर फेंका और वो बीच के किनारे आकर सूटकेस गिर गया। अब वहाँ पे सूटकेस देखा लोगों ने, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। तो फ़ौरन उन्होंने वहाँ पे जो समंदर के किनारे जो गार्ड वार्ड थे उन्हें बताया। तो समंदर के किनारे जो सुरक्षा गार्ड थे वो आते हैं, उसके बाद उस सूटकेस को खोलते हैं। जैसे ही सूटकेस को खोलते हैं उनकी हवा ख़राब हो जाती है। उस सूटकेस के अंदर एक इंसान का एक हाथ और एक पैर था कटा हुआ, और साथ में 3 कपड़े थे। शायद उसको ऐसे रखा गया था ताकि उस कटे हुए हाथ और पैर के जो खून है वो सूटकेस से बाहर ना आए, कपड़े अपने अंदर सोख ले। उनमें एक कमीज़ थी, शर्ट, एक पैंट और एक लाल रंग का स्वेटर। बस ये 3 कपड़े और एक इंसान के हाथ और पैर। अब फ़ौरन पुलिस को खबर की गई। पुलिस मौके पर आई। उसने सूटकेस को देखा, हाथ पैर देखे, आसपास में और भी फिर छानबीन की। फिर उन्होंने मछुआरों को बुलाया। उन्होंने कहा एक सूटकेस में यह है, लेकिन इसमें सिर्फ हाथ और पैर है, बाकी हिस्सा नहीं है शरीर का, न धड़ है, न सर है, न दूसरा हाथ है, न दूसरा पैर है। तो देखो कहीं आसपास में और भी तो लहरों ने ऐसा कोई सूटकेस नहीं फेंका। काफ़ी मशक्क़त की गई, कई घंटे लगे, लेकिन समंदर के किनारे आसपास कहीं ऐसा कोई दूसरा सूटकेस या उस लाश के बाकी टुकड़े मिले नहीं। पुलिस ने उस बैग को उठाया, इंसानी अंगों को उठाया, हाथ पैर को, और उसे हॉस्पिटल भेज दिया। अब एक हाथ और पैर के सहारे कत्ल होने वाले इंसान की सच्चाई को सामने लानी थी, और कुछ है नहीं आपके पास। अपने यहाँ ये भी नहीं है कि डेटा बैंक होता है जिस तरीके से डीएनए और बाकी जैसे कई यूरोपियन और बाकी देशों में है कि उसके ज़रिए पता कराएं कि उसकी फैमिली ट्री क्या है, क्या मिल जाए। अभी हम उस मामले में बहुत पीछे हैं। तो खैर अब उसकी जांच शुरू हुई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, कोई कामयाबी नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने फिर ये किया कि पूरे मुंबई में जो गुमशुदा लोग हैं, हाल में गुम हुए हैं, घर नहीं लौटे, उनके बारे में भी अलर्ट किया। बहुत सारे गुमशुदा लोगों की जानकारी भी आई, लेकिन उनकी कहानी इनसे मिल नहीं रही थी। तो कुल मिला के केस जो है वो वैसे ही आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद इस मामले को फिर आखिरकार क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उन्हें लगा कि जुरिस्डिक्शन कई है, कई पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर जांच करनी पड़ेगी। अब क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ को लिया, हाथ में केस, तफ्तीश शुरू की। अब हाथ और पैर के सहारे पहले तो मकतूल का पता करो, फिर कातिल का पता करो। काम मुश्किल, कोशिश जारी, पर कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। अब पुलिस के पास हाथ पैर के अलावा सिर्फ 4 चीज़ें और थीं। एक वो सूटकेस जिसके अंदर ये टुकड़े थे, और दूसरा वो 3 कपड़े जिनमें हाथ और पैर को लपेटा गया था, यानी एक पैंट, एक शर्ट और एक स्वेटर। सूटकेस को पुलिस ने देखा। उस सूटकेस से कोई ऐसी जानकारी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। एकदम नॉर्मल आम सा सूटकेस, और कुछ ऐसा नहीं कि कोई देखे और कहे कि ये बस कुछ ही ख़ास सूटकेस में से है, नॉर्मल। पुलिस ने फिर पैंट देखी, पैंट भी नॉर्मल, ना उसमें कोई टैग ना कुछ। स्वेटर में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। हाँ, कमीज़ पर एक लेबल ज़रूर मिला, और उस शर्ट पर जो है कॉलर के साइड में वो जो लेबल था उसके ऊपर लिखा हुआ था एल्मो मेंस वियर। अब एल्मो मेंस वियर को पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। तो कई लोग होते हैं जो आज भी शर्ट पैंट सब सिलवाते हैं। तो कई बार ये होता है कि जब आप टेलर के पास कपड़े सिलवाने जाते हैं तो आपके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर वो उस पर्ची के साथ रख लेता है ताकि कपड़े इधर उधर ना हो, गलत कस्टमर को ना मिल जाए। तो अब एल्मो मेंस वियर के जब बारे में पुलिस ने पता किया तो पता चला कि
ये एक दुकान है और मुंबई के कुर्ला वेस्ट में है। अब पुलिस की एक टीम फ़ौरन इस कुर्ला वेस्ट की दुकान में पहुंचती है, उस टेलर की। वहाँ जाके वो शर्ट दिखाती है। दुकानदार कहता है हाँ ये शर्ट मैंने ही सिली है। तो बोलता है कि किसने सिलवाई, क्या उसका कुछ नाम पता कुछ है। तो इत्तेफाक से बिल की कॉपी मिली, उसमें उस कपड़े का टुकड़ा भी मिला और उस बिल के साथ ये पता चला कि सिलवाने वाले का नाम क्या है। उस पर जो नाम लिखा था वो लिखा था बेनेट रिबोलो, लेकिन नाम के अलावा ना पता था, ना मोबाइल नंबर, ना फ़ोन नंबर, कोई भी कांटेक्ट नहीं, ना एड्रेस, सिर्फ एक नाम। अब एक नाम के सहारे पुलिस को बेनेट रिबोलो को ढूंढना है। कौन है, कैसा दिखता है, कुछ पता नहीं। टेलर से और कोई जानकारी मिली नहीं और लगभग पुलिस के हाथ फिर खाली। कमीज़ ने सुराग तो दिया, टेलर तक पहुंचाया, लेकिन कातिल छोड़िए अभी मकतूल तक भी नहीं पहुंचाया। अब बेनेट रिबोलो भी शख्स का नाम है कि नहीं है, पुलिस इस उलझन में है। खैर सोशल मीडिया का ज़माना है। पुलिस की टीम ने कहा कि चलो और तो कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, सोशल मीडिया थोड़ा इंटरनेट को खंगालते हैं, फेसबुक, इंस्टा, बाकी चीज़ों पे देखते हैं बेनेट रिबोलो नाम का कोई बंदा है, इस पर है कि नहीं एक्टिव। सोशल मीडिया का सहारा लिया, पहले फेसबुक पे सर्च करना शुरू किया तो फेसबुक पे इस नाम के बहुत सारे यूज़र मिले, बेनेट रिबोलो। अब उन हर एक को पुलिस चेक करने लगी। इत्तेफाक से एक ऐसा मिला अकाउंट जिसमें बेनेट रिबोलो का ये फेसबुक अकाउंट था, उसमें बहुत सारी तस्वीरें थी। उनमें कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिसका ये अकाउंट था फेसबुक का, उसने अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रखी थी और उन तस्वीरों में उसने स्लीवलेस मतलब बनियान या फिर हाफ टी शर्ट पहनी हुई है और शॉर्ट पहने हुआ है। अब पुलिस ने उन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। जो कटे हुए हाथ और पैर मिले, वो उस हाथ और पैर लग रहा था कि इस बंदे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसकी जो कद काठी है, उसके जो हाथ और पैर तस्वीरों में है, लगभग वैसे ही हाथ और पैर। हालांकि कटने के बाद ब्लड काफ़ी निकला तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हाथ और पैर की बनावट उस फेसबुक के जो प्रोफाइल थे उसमें और जो सूटकेस से लाश मिली, दोनों काफ़ी मैच कर रहा था। अब पुलिस ने कहा कि शायद यही वो शख्स हो। इसके बाद पुलिस ने अब इस जो अकाउंट था बेनेट रिबोलो का, इसको और गहराई से जांचना शुरू किया। जब जांचना शुरू किया तो उसमें देखा कि करीब 50 से ज़्यादा पोस्ट तो पुलिस ने देखे, उसमें तस्वीर थी, लेकिन ऐसा और कोई सुराग मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर एक तस्वीर में वही बेनेट रिबोलो एक लाल रंग के स्वेटर में दिखाई दिया। पुलिस ने ध्यान दिया, फिर जाकर मालखाने में चेक किया तो वो स्वेटर भी मैच कर रहा था कि उसी शख्स ने पहना हुआ है। अब लगा पुलिस को कि लगभग ये मान लिया जाए कि ये जो फेसबुक प्रोफाइल है ये उसी शख्स का है जिसके हाथ और जो कटे हुए पैर हैं वो मिले। फेसबुक के हिसाब से ये बेनेट रिबोलो एक म्यूजिशियन था, पेशे से लोगों को म्यूज़िक सिखाता था। पुलिस ने उसके और एफबी अकाउंट को खंगालना शुरू किया तो नसीब अच्छा था, एफबी अकाउंट में उसने एक अपना आईडी कार्ड भी पोस्ट कर रखा था और वो आईडी कार्ड एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से था और उस पर लिखा था कि उसने लिखा था कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और अपना पता और मोबाइल नंबर भी लिखा था उस आईडी में। अब पुलिस के पास दो चीज़ें एक साथ आ गई फेसबुक से। पहली, पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, दिमाग लगाकर नाम पता चला, उसका अकाउंट पता चला और उसी सोशल मीडिया में एक आईडी कार्ड से उसका मोबाइल नंबर और घर का पता मिला। पुलिस ने मोबाइल पे फ़ौरन फ़ोन किया, मोबाइल स्विच ऑफ था। जब मोबाइल बंद था तो पुलिस को और यकीन हो गया कि हो ना हो जो कटे हुए हाथ पैर मिले ये इसी शख्स के। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि चलो इसके घर पे ढूंढते हैं। तो उस कार्ड पे जो पता लिखा हुआ था वो सांता क्रूज ईस्ट का पता था, सांता क्रूज ईस्ट। पुलिस उस पते पे पहुंचती है, घर पे ताला लगा हुआ था। अब ये दूसरा एक तरह से शक यकीन में बदलने वाली बात थी कि मोबाइल बंद, घर पे ताला, इसका मतलब है कटे हुए हाथ पैर उसी शख्स के। पुलिस धीरे धीरे कातिल तक पहुंच रही है, लेकिन अभी तक सामने कुछ नहीं आ रहा है। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा, तस्वीर दिखाई जो फेसबुक से उठाई, तो उन्होंने कहा ये शख्स यहीं रहता है, इसका नाम रिबोलो है और बेनेट रिबोलो, लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये घर नहीं आ रहा है और ताला लगा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी एक बेटी भी है और वो बेटी भी आजकल नहीं आ रही है घर पे। उन्होंने बताया कि उसकी बेटी जो है उसका नाम आराध्या पाटिल है, उम्र करीब 18-19 साल है।
लेकिन जब से रिबोलो गायब है तब से वो भी गायब है। अब पुलिस के सामने अजीब उलझन कि एक हाथ और पैर मिल रहा है, रिबोलो लगभग मर चुका है, और सेम उसकी बेटी भी गायब है 18-19। तो कहीं उसकी बेटी के साथ भी तो कुछ ऐसा वैसा नहीं हो गया, कहीं उसकी बेटी की भी लाश अलग अलग कातिलों ने ना फेंक दी हो। अब इस टेंशन में पुलिस की कहीं दूसरा कत्ल ना उनका इंतज़ार कर रहा उसकी खबर, परेशानी बढ़ने लगी। उधर घर में ताला, आखिरकार पुलिस कोर्ट गई, कोर्ट से इजाज़त ली और उसने कहा रिबोलो के घर की तलाशी लेते। इसके बाद ताला तोड़ा गया, पुलिस रिबोलो के घर के अंदर दाखिल होती है, तमाम चीज़ें छान मारती है। 2 चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो पुलिस के काम की थी। उसमें एक नोटबुक था जो आराध्या पाटिल का था, रिबोलो की बेटी का, और एक फ़ोन नंबर था जो आराध्या पाटिल का था, यानी रिबोलो की बेटी का। अब जब पुलिस ने उस नोटबुक को खोला और उसको पढ़ना शुरू किया तो बाकी तो सब यूं ही थी। एक पन्ने पर आकर पुलिस की निगाह अटक गई। उस नोटबुक में, जो आराध्या पाटिल का नोटबुक है, उसमें एक जगह लिखा हुआ था, डैड आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी, सॉरी डैड, सॉरी फॉर यू, आई एम ए बैड गर्ल। कैसे जिसने घर पर रहने को दिया उसी को मैंने मार दिया, जिसने परवरिश की उसी को मैंने मार दिया, सॉरी 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 सॉरी। अब उस नोटबुक में एक पन्ने पे ये लिखा हुआ, इसको पढ़कर पुलिस का भी दिमाग घूम गया कि आराध्या के नोटबुक में आराध्या अपने बाप को मारने की बात कर रही है, उसके बाद माफ़ी मांग रही है। फिर ये भी उसने लिख रही है कि जिसने मुझे घर में रहने दिया, जिसने मेरी परवरिश की, उसको मैंने मार दिया। तो यहाँ के पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आराध्या उसकी गोद ली हुई बेटी थी, क्योंकि घर में रहने दिया और परवरिश अपनी सगी बेटी को ऐसा शब्द लिखती नहीं है। अब एक चीज़ की तसल्ली हुई पुलिस को कि अगर नोट सही है, इसके अंदर कोई साजिश नहीं है, तो इसका मतलब है कि आराध्या जिंदा है, उसका कत्ल नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा ये है कि फिर रिबोलो मारा जा चुका है और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है, क्यों मारेगी वो? पुलिस के हाथ अब भी खाली। खैर, अब पुलिस के पास आराध्या का मोबाइल नंबर था जो घर से मिला, और वो नोट तो था ही था। अब पुलिस ने आराध्या के मोबाइल को पहले लगाया सर्विलांस पर, मोबाइल स्विच ऑफ, लेकिन फिर ऑन हुआ, और जब ऑन हुआ तो पता चला कि लोकेशन घाट को ऊपर का है। पुलिस फ़ौरन लोकेशन पर पहुंचती है और उस लोकेशन पर आराध्या, जिसको लोग रिया नाम से ही बुलाते थे, मिल जाती है। पुलिस को देख के पहले वो घबराती है, लेकिन फिर पुलिस उससे पूछता है कि तुम आराध्या हो, रिबोलो पाटिल की बेटी हो, रिबोलो की? वो कहती है हाँ। तो कहती तुम्हारे डैड नहीं है। तो आराध्या कहती है कि वो एक्चुअली किसी काम से म्यूज़िक कंसर्ट में इंडिया से बाहर गए, और चूँकि वो बाहर गए, मैं उनके साथ अकेली रहती हूँ, तो मैं अकेली रह नहीं सकती थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ आकर रहने लगी। फिर पुलिस ने अचानक वो नोट उठाया जो लेकर आई थी घर से, और उस नोट को आराध्या के सामने कर दिया, जिसमें वो सॉरी बोल रही और अपने डैड को मारने की बात कर रही है। पुलिस ने कहा ये क्या है, क्या ये तुम्हारी राइटिंग है? उसने कहा हाँ मेरी है। जब वो नोट पुलिस के हाथों में देखा आराध्या ने, तो अचानक वो रोने लगी। रोते रोते फिर उसने कहा मैंने अपने डैड को मारा है। अब पुलिस कहानी सुनना चाहती थी कि एक बेटी जिसे एक बाप ने गोद लिया, जिसकी पढ़ाई लिखाई परवरिश सारे खर्चे की जिम्मेदारी ली, वो बेटी अपने ही 18-19 साल की उम्र में अपने ही बाप को इस तरह से, इस बेरहमी से मारकर कि हाथ और पैर के टुकड़े अलग सूट के इसमें बाकी पता नहीं कहाँ, कैसे कर सकती है? आराध्या ने फिर अपनी कहानी सुनाई पुलिस स्टेशन जाने के बाद। उसने कहा कि मेरे डैड ने मुझे गोद लिया था और बाकायदा उनकी पहले 2 शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों शादियां बनी नहीं, अपनी पत्नी से अलग हो गए। फिर एक जगह मैं मिली, उन्होंने मुझे गोद लिया, मेरी परवरिश, पढ़ाई, हर चीज़ का खर्चा उठाया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक करीब 4 महीने पहले, मतलब ये 19 की बात है, 2019, एक रोज़ मैं सिद्धि विनायक मंदिर गई। उस मंदिर के बाहर मुझे एक लड़का मिला, हम दोनों में हाय हेलो हुई। वो लड़का मुझसे छोटा था उम्र में, वो करीब उसकी उम्र होगी 16 साल, मैं 18 की। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज किया, फिर हमारी बात होने लगी, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, फिर हम दोनों में प्यार हो गया। अब जब प्यार हुआ तो मिलना जुलना भी शुरू हुआ।
फिर धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ गए कि आराध्या ने अपने उस बॉयफ्रेंड से, जो उस उम्र में छोटा था, उसे अपने बारे में सारी बात बता दी। उसने कहा जो रिबोलो हैं वो मेरे सगे फादर नहीं हैं, उन्होंने मुझे गोद लिया है और मेरा सारा खर्चा उठाते हैं, अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी मुझे वो तंग करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मुझे एक तरह से यौन शोषण करते हैं मेरा। अब जब ये बात उसके बॉयफ्रेंड को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा वो शख्स जिसने तुम्हें गोद लिया वो तुम्हारे बाप जैसा है, बेटी मानकर ही गोद लिया, और वो सब कुछ करता है और तुम उसके इस हरकतों के बावजूद खामोश क्यों? इसके बाद उसने कहा कि हम जब भी मिलते हैं मेरा बॉयफ्रेंड मेरे डैड के बारे में बात करता और फ़ौरन गुस्से में आ जाता और कहता कि उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने कहा कि धीरे धीरे उतनी बार उसने मुझसे ये बात की कि मुझे भी अपने बाप से नफरत होने लगी, गुस्सा आने लगा। इसी के बाद 23 नवंबर 2019 को ही सबसे पहले हमने तय किया था कि बेनेट को मार देंगे, जो कुछ उसने मेरे साथ किया है। लेकिन किसी वजह से 23 नवंबर को ये काम हो नहीं पाया। फिर 26 नवंबर 2019 की शाम, 26 नवंबर 2019, उसने कहा कि मेरा दोस्त मेरे घर आया। जब घर आया उसके बाद फिर उसने मेरे डैड के बारे में बात की और उसने कहा तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो। इसके बाद थोड़ी देर बाद ही आराध्या के पिता घर आ गए। वो आए, आराध्या लड़ने लगी कि आपने एक बाप की तरह मेरी परवरिश क्यों नहीं की, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरे को तंग क्यों किया, मेरे को यौन शोषण मेरा क्यों किया। बेनेट को लगा कि ये उसके दोस्त ने भड़काया, इसे शांत करने की कोशिश करने लगा। और इसी बीच में फिर बेनेट को भी गुस्सा आया तो उसने अपना गिटार उठाया और उस लड़के की तरफ बढ़ा उसको मारने के लिए। लेकिन तब तक पीछे से आराध्या ने एक डंडा उठाया वजनी और पीछे से अपने बाप के सर पे उसने वार कर दिया। कई बार वार किया, वो गिर पड़ा। इसके बाद इन लोगों ने फिर उसे बुरी तरह पीटा, बेहोश हो गया, पर सांसें अब भी चल रही थी। फिर उन्होंने अचानक मच्छर मारने वाला जो घर में स्प्रे होता है वो उठा कर लाए और अपने बेहोश बाप के मुंह में वो पूरा स्प्रे डाल दिया, पूरी बोतल खाली कर दी। इसके बाद भी लगा कि वो जिंदा है। फिर वो चाकू लेकर आए और चाकू गोद गोद कर मारा। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो मर गया है, इसके बाद लाश को ले जाकर बाथरूम में रख दिया और पूरी रात बाथरूम में रहने दिया ताकि इस जिस्म से खून का एक एक कतरा बाहर निकल जाए और उसके बाद फिर लाश को ठिकाने लगाएंगे। फिर अगले दिन 27 नवंबर को मार्केट गए, तेज़ धार चाकू लेकर आए, सूटकेस लेकर आए, अलग अलग प्लास्टिक की बोरी लेकर आए और उसके बाद बाथरूम में बैठकर अब चाकू से शरीर के टुकड़े करने लगे। चाकू गरम गरम करके करने लगे क्योंकि कट नहीं रहता। फिर हथौड़े से हड्डियाँ तोड़ी, हाथ पैर काटे और ये सब कुछ करने के बाद अलग अलग पॉलीथीन में डालकर अलग अलग बैग में भरा। एक जो बाकी हिस्से डाले थे वो सब खून सूख चुका था, लेकिन जो हाथ और पैर थे, लेफ्ट हैंड और राइट पैर, उससे अब भी खून रिस रहा था। उन्होंने उसे भी बैग में डाला और उस खून बैग से बाहर ना आए, इसलिए रिबोलो के ही 3 कपड़े उसके अंदर डाल दिए ताकि खून कपड़े सोख ले। उसमें एक शर्ट, एक पैंट और एक लाल स्वेटर। उसके सब करने के बाद देर रात अगले दिन ये उसको ले जाकर मीठी नदी में अलग अलग जगहों पे सूटकेस को फेंक देते हैं। अब जब अलग अलग सूटकेस को फेंकते हैं मीठी नदी में, तो इनमें से एक सूटकेस जिसमें हाथ ये पैर था, ये उस मीठी नदी से होते हुए समंदर की खाड़ी में पहुंच जाता है और फिर समंदर से होते हुए अचानक उसको लहरें जो हैं वो माहिम बीच की तरफ फेंक देती हैं उस सूटकेस को, और माहिम बीच पर वो सूटकेस मिलता है और इस तरीके से एक हाथ पैर मिलता है, जिसके बाद पुलिस तक ये केस पहुंचता है। सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस लड़की और उसके नाबालिग बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेती है। चूँकि वो 16 साल का था इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता, जेल भेज नहीं सकते। लड़की की उम्र 19 साल थी इसलिए उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि कातिल ने कत्ल को छुपाने के लिए, क्योंकि खून की बूंदें ना आए, अनजाने में 3 कपड़े सूटकेस में डाले थे और कहीं ना कहीं से उस एक कपड़े का एक लेबल ही इस पूरे केस को खोलने में काफ़ी कारगर साबित हुआ। और उसके ज़रिए अगर उस लेवल पे उस टेलर का नाम ना होता और उस टेलर के तक पुलिस नहीं पहुंचती तो मरने वाले का नाम क्या है ये पुलिस को पता नहीं चलता। लेकिन मरने वाले का नाम पुलिस को पता चला
बेनेट रेबोलो, वो सिर्फ उस कपड़े के लेवल की वजह से। और उसी की कड़ी बनाकर फिर पुलिस आगे बढ़ती है, सोशल मीडिया तक पहुंचती है, फिर घर पहुंचती है, फिर नोट लेती है, फिर उसकी बेटी तक पहुंचती है, और इस तरीके से ये केस खुलता है। तो अपने आप में ये तफ्तीश की एक बेहतरीन कहानी थी।